हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को बिना देरी करे। चैप्टर 49, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। अब आगे। समर्थ ऋचा को हक कर रहा था। ऐसे ही रात बीत गई। अगली सुबह समर्थ की आंखें खुली और वो ऋचा को देखा जो सो रही थी। उसने उसके लिप्स पर एक लाइट किस की और रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही तने रूम में आया और ऋचा को दूर से ही देखने लगा। उसने ऋचा की ड्रिप चेक की और उसके बलों में हाथ फिर के चला गया। तने केबिन में गया और ऋचा की नई रिपोर्ट जो अभी अभी आई थी वो रीड करने लगा। उसने अकी से स्टडी की और उसे एक सॉल्यूशन भी मिला। उसे एक होप दिखाई देने लगा। समर्थ फिर रूम में आया और ऋचा के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही ऋचा की मोम वहां आए और ऋचा को देख रो पड़ी। जिया भी आई थी। उसने नहीं सोचा था कि ऋचा अंदर ही अंदर इतना बड़ा जंग लड़ रही है। समर्थ ने ऋचा की मोम को देख हक कर लिया और उन्हें शांत करने लगा। वो बोला, माँ, हमारी जान को कुछ नहीं होगा, आप देखना वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आप प्लीज अपने आंसू पोंछ लीजिए। अगर ऋचा आपको रोते हुए दिखी तो वो खुद को लाचार महसूस करेगी। उसे हमें खुश रखना है। ये बात सुन ऋचा की मोम ने जल्दी अपने आंसू पोंछ लिए और समर्थ के साथ ही सोफे पर बैठ गई। उधर जिया ऋचा को इस हालात में नहीं देख पा रही थी। वो अपना मुंह में हाथ रख के बाहर गई और बाहर रखी एक चेयर में बैठ के मुंह दबा के रोने लगी। वो रो रही थी कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। जिया ने नजर घुमा के देखा तो नीरज को पाया, जो उसके पास ही बैठा था। जिया ने अपनी आंसू पोंछ लिए। ये देख नीरज ने कहा, रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। फिर ऋचा मैम को भी तुम्हें संभालना है ना। वो तुम्हारी दोस्त है, उनके लिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा जिया। नीरज की बात सुन जिया रो पड़ी। ये देख नीरज ने उसे झट से अपने बाहों में भर लिया। जिया नीरज के सीने से लगी फुट फुट के रो पड़ी। वो बोली, नीरज, ऋचा के साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम्हें पता है वो बहुत अच्छी है, पर भगवान उसके साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? पहले तने ने उसको चैन नहीं दिया और अब जब उसे खुशी मिल रही थी तो भगवान ये भी देख नहीं पाए। नीरज ने उसके बलों को सहलाकर बोला, सेठ, शांत हो जाओ। डॉक्टर तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे मैम जल्दी ठीक हो जाएगी, पर तुम उनके सामने कमजोर मत पड़ना, उन्हें हिम्मत देना, ओके? जिया ने हाँ में सर हिला दिया। ऋचा को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने अपने आंखें खोली और पूरे रूम में नजर दौड़ाई तो उसने अपनी माँ को देखा जो समर्थ के साथ बैठी थी। ऋचा ने हल्की आवाज में मोम कहकर पुकारा तो ऋचा की मोम जल्दी से उसके पास आए और उसके पास बैठ गई। उन्होंने पूछा, मेरा बच्चा, अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तबीयत ज्यादा खराब लग रहा है क्या? उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने ना में सर हिला के मुस्कुरा के कहा, मम्मा, आपको देख के मैं ठीक हो गई। अब प्लीज मुझे यहाँ से घर लेकर चलिए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ऋचा की बात सुन उन्होंने ने कहा, हाँ हाँ ले जाएंगे, डॉक्टर से पूछ तो लूं। समर्थ उसके पास आया और ऋचा के बाल को सहलकर बोला, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। ये कह समर्थ सीधा तने के केबिन में चला गया और वो बाहर रुक के डोर पर नॉक किया। तने ने कम इन कहा तो समर्थ अंदर गया और तने ने उसे बैठने का इशारा किया। समर्थ ने तने को देख पूछा, क्या ऋचा को घर ले जा सकते हैं? उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तने ने कहा, हाँ ले जा सकते हो, उसे पर टाइम पर चेकअप पर लाना होगा, और एक बात, वो पूरी तरह ठीक हो सकती है पर। उद्धरण चिन्ह। ये कह तने रुका तो समर्थ ने उसे देखा। फिर तने ने कहा कि ऋचा को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, इससे वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब सिर्फ हमें डोनर को ढूंढना होगा जिसका बोन मैरो ऋचा से मैच करेगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है समर्थ, 1 महीने के अंदर हमें ऋचा का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। ये बात सुन समर्थ को बहुत अच्छा लगा और वो उम्मीद से तने को देख पूछा, क्या सच में ऐसे ऋचा बिल्कुल ठीक हो जाएगी? उद्धरण चिन्ह। तने ने मुस्कुरा के हाँ कहा और बोला, तुम भी अपने सोर्सेस से ढूंढो और मैं भी डोनर ढूंढता हूँ, क्योंकि डोनर मिलना इतना आसान नहीं होगा। बहुत कम ही केसेस में मैच होते हैं, इसलिए जल्दी ढूंढने की कोशिश करना, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। समर्थ ने ओके कहा और वो वहां से निकल गया। तने उसके जाते ही अपने काम में लग गया। वो डोनर ढूंढना स्टार्ट भी कर दिया था। उसे 1-2 मिल भी गए थे पर मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने अपनी जीजा लगानी शुरू कर दी। समर्थ ऋचा के पास पहुंचा और उसे बताया कि अब घर चल सकते हैं। तो जिया ऋचा की मोम के साथ बाहर गई और समर्थ ने ऋचा को अपनी गोद में उठा लिया। उसने एक डॉक्टर की टीम भी हायर कर लिया था ऋचा के साथ 24 घंटे रहने के लिए। वो लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट हो गई। समर्थ ने ऋचा को कसकर अपने गले लगाया हुए था। ऋचा अपनी आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। वो इन दिनों ज्यादा ही पतली हो गई थी।
उन लोगों की गाड़ी अलग डायरेक्शन में जाते देख ऋचा ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तो घर जाना था ना। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने मुस्कुरा कर कहा, हम अपने घर जा रहे हैं जान, तुम्हारे घर में, जो तुम्हारे वहां जाने से वो सच में एक घर बन जाएगा, नहीं तो वो बस एक खाली मकान ही था। अब तुम जा रही हो न उसे घर में बदल देना, ओके? ऋचा ये सुन बोली, पर हम हमारे घर क्यों नहीं जा रहे, जहां मैं अब तक रही थी? उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने उसे देख कहा, क्योंकि अब से तुम मेरे साथ मेरे विला में रहोगी और माँ भी रहेगी, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? उद्धरण चिन्ह। ऋचा ये सुन अपनी आंखें नीचे कर ली और बोली, पर हमारी तो अभी शादी नहीं हुई न, ऐसे कैसे रह सकते हैं वहां? उद्धरण चिन्ह। ये सुन समर्थ ने उसके कमर को पकड़ अपने और करीब खींच के कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती न, इसीलिए ये बोल रही हो, तुमने मुझे अभी तक दिल से नहीं अपनाया है न। उद्धरण चिन्ह। ये सुन ऋचा की आंखों से आंसू बह गए और उसके सीने में छुप के बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है हम रहेंगे आपके साथ, अब प्लीज गुस्सा मत करिए। समर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऋचा को देख सॉरी कहा, फिर ऋचा के बलों में हाथ फन लगा। इससे ऋचा को नींद आ गई और वो सो गई। 50 तने का मीरा को आजाद करना। अब आगे। ऋचा कार में ही सो गई थी। कुछ देर बाद कार समर्थ के विला पर पहुंची और समर्थ ऋचा को गोद में लेके उतरा। दूसरी कार से ऋचा की मोम, जिया और नीरज भी उतर गए। समर्थ ऋचा की मोम के पास आके बोला, माँ आप प्लीज नाराज मत होना, ऐसे आप लोगों को यहाँ ले आया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज से हम सब साथ में रहे। प्लीज मान जाइए, आपने मुझे अपना बेटा कहा है ना, तो अपने बेटे की बात आप मानेंगी ना? उद्धरण चिन्ह। ऋचा के माँ ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रख के सर हिला दिया तो समर्थ खुश हो गया और सबको अंदर आने के लिए बोला। तब तक ऋचा की भी नींद टूट गई और अपने आप को समर्थ की गोद में पाकर वो शौक हो गई और सबके सामने उसे शर्म भी आ गई। उसने कहा, समर्थ प्लीज नीचे उतार दीजिए, मैं चल सकती हूँ। समर्थ ने उसे एक नजर देखा पर नीचे नहीं उतरा। वो लोग विला के में दूर में पहुंच गए और समर्थ ने उसे नीचे उतारा। तभी वहां एक नौकर आया और ऋचा के पैरों के पास एक वाइट कपड़ा बिछा दिया और एक आलते की थाल भी रख दिया। ये देख ऋचा हैरान हुई और समर्थ को देखने लगी तो समर्थ ने बताया, आज इस घर की मालकिन, घर की लक्ष्मी पहली बार घर में कदम रख रही है तो ये मैं मेमोरी के तौर पर रखना चाहता हूँ, पल्स जाना, अपने पैरों का छाप इस कपड़े में दे दो। ऋचा ये सुन इमोशनल हो गई और समर्थ को देखने लगी, फिर अपने पैरों को आलते में डुबो के कपड़े में छाप छोड़ दिया और समर्थ ने एक नौकर को बोला, इसे संभाल के मेरे रूम में रख दो। फिर सब लोग अंदर आ गए और लिविंग रूम में ही बैठ गए। समर्थ ने कहा, मैं जाना को उसके कमरे में छोड़ आता हूँ, इसे अभी आराम की जरूरत है। ये बोल ऋचा को गोद में उठा लिया और ऋचा के नए रूम में ले जाने लगा, जो खास करके समर्थ ने ऋचा के पसंद से तैयार करवाया था। समर्थ के रूम के बगल वाला कमरा ही ऋचा के लिए था। समर्थ वहां पहुंचा और ऋचा को बेड पर बिठा दिया। फिर समर्थ ने ऋचा के गाल को थाम कर कहा, अभी शादी तक यही रह लो, शादी के बाद तुम्हें मेरे कमरे में शिफ्ट होना है। हम समर्थ ने फिर ऋचा के होठों को चुम लिया और कहा, अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर थोड़ी देर में आता हूँ, ओके? ऋचा ने हाँ में सर हिला दिया और समर्थ बाहर चला गया। वो आके लिविंग रूम में बैठा और ऋचा की मोम को देख बोला, माँ जाना पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, लेकिन हमें उसके लिए बोन मैरो डोनर ढूंढना होगा। मैंने ऑलरेडी ढूंढने शुरू कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। ऋचा की मोम ने आंसू पोंछ लिए तो समर्थ ने उन्हें एक हक कर लिया। इधर नीरज और जिया एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के दिल में घंटी बाज रही थी पर दोनों ही इग्नोर कर रहे थे। फिर जिया ने कहा, सर मुझे घर जाना है, मम्मा परेशान हो रही होगी। तो समर्थ ने नीरज से कहा, नीरज जिया को घर छोड़ दो। जिया ऋचा की मोम को अपना ध्यान रखने के लिए बोल के घर चली गई। दूसरी तरफ तने अब तक हॉस्पिटल में ही था और अपने केबिन में बैठ के ऋचा और उसकी फोटो को देख रहा था। जब वो दोनों छोटे थे, उस फोटो में तने ऋचा के गाल को खींच रहा था और ऋचा मुंह फुला के रखी थी। दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। तने अपने आप में ही मुस्कुरा के फोटो को देख रहा था और अपने सीने में लगा लिया। वो फिर अपने मन में कहा, तुम नहीं तो मैं भी नहीं जान, मैं जी नहीं सकता, पर मैं तुम्हें नई जिंदगी देके ही जाऊंगा। कभी किसी जन्म में तो तुम मेरे होगी ही ना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ये सोच तने ने अपनी आंसू पोंछ ली और अपने किसी आदमी को कॉल लगा दी। फिर वो हॉस्पिटल से निकलकर अपने विला की तरफ चला गया। वो अपने विला में पहुंचा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वो कमरे के अंदर जाने ही वाला था कि तभी वहां एक नौकर आया और बोला कि मीरा फिर से चीख रही है, चिल्ला रही है। तने भी अब अकी मूड में नहीं था, वो खुद को हरा हुआ महसूस कर रहा था।
इसलिए उसने अस नौकर को कहा कि मीरा को छोड़ दो, अब उसे और सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुन पहले तो वो नौकर हैरान हुआ, आखिर में वो मीरा के रूम की तरफ गया और मीरा को जंजीर से आज़ाद कर दिया और बोला, आज से आप आज़ाद हैं। मीरा ये सुन विश्वास नहीं कर पा रही थी, फिर भी उसने धीरे से उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चली गई। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। तनय ने उसकी जो हाल किया था न उसके वजह से वो एक आहत से भी डर जाया करती थी। वो चलते हुए मैं दूर तक पहुंच गई और पीछे मुड़ के एक बार असविला को देखने लगी। फिर अपने आंसू पोंछ वो वहां से निकल गई। मीरा इन दिनों दुबली पतली हो गई थी, उसका पहले जैसा नूर चेहरे में नहीं था। वो चली जा रही थी और विला के अंदर तनय इस वक्त बेड में लेता था। उसने कहा, मीरा मैंने तुम्हें तो सजा दे दी, अब बारी कबीर की है। मैं उसे भी बहुत जल्द सजा दूंगा, उसके पहले सबसे जरूरी मेरी ऋचा है। फिर उसके पास एक कॉल आया और दूसरी तरफ से जो कहा गया वो सुन के वो उदास हो गया और वो ऐसे ही बिना खाए पिए सो गया। समर्थ के विला में समर्थ ऋचा के लिए खाना ले आया और ऋचा के पास ही बैठ गया। ऋचा ने अपने मोम के बारे में पूछा तो समर्थ ने बताया, माँ खाना खा के अपने रूम में आराम कर रही है, उनको भी आराम की जरूरत है ना। उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने हाँ में सर हिलाया तो समर्थ एक निवाला तोड़ के ऋचा की तरफ बढ़ा दिया। ऋचा ने समर्थ का हाथ रोक के पूछा, आपने खाया? समर्थ ने मुस्कुरा के कहा, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। ऋचा ये सुन मुंह बना लिया और वो निवाला समर्थ को खिला के बोली, हम साथ में खाएंगे। ऐसे ही दोनों ने खाना फिनिश कर लिया और समर्थ ऋचा को ठपकी देके सुलाने लगा। वो बोला, जाना आराम कर लो थोड़ा, कल हॉस्पिटल भी जाना है, तुम्हें केमोथेरेपी देनी है ना। उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने हाँ में सर हिलाया और वो समर्थ के गोद में सर रख लिया। समर्थ ये देख मुस्कुरा दिया और उसके बलों को सहलाकर सुलाने लगा। थोड़ी देर बाद ऋचा सो गई और समर्थ अपना फोन लेके बालकनी में आ गया और किसी को कॉल लगा दी। उसने पूछा, कुछ पटे है? उद्धरण चिन्ह। उधर से न कहा गया तो समर्थ गुस्से में बोला, मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। ये बोल उसने फोन कट कर दिया और अपना सर पकड़ के वही सोफे पर बैठ गया। अंदर ऋचा के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन में कहा, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने सबको परेशान कर रख दिया है, इसलिए मैं किसी को पता लगने नहीं देना चाहती थी। ये सोच वो रोने लगी। वो खुद को ही कोस रही थी। 51 बेस्ट मॉर्निंग एवर। अब आगे। समर्थ कुछ देर बाद रूम के अंदर आया और ऋचा के बगल में ही लेट गया। उसका मन नहीं करा कि वो ऋचा को अकेला छोड़ के जाए। वो ऋचा को टाइट हक कर ली और उसके नेक में अपना फेस घुसा ली और अपनी आंखें बंद कर ली। ऋचा को भी समर्थ का साथ सुकून दे रहा था। उसकी दर्द भरी दिल को थोड़ा राहत मिल रहा था और वो भी अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही दोनों सो गए। अगली सुबह 5 बजे समर्थ की नींद खुली और वो ऋचा को एक लाइट किस करी और ऋचा को अकी से ब्लैंकेट से कवर करके सुला दिया और वो जिम में चला गया। 7 बजे वो वापस आया और अपने कमरे में शावर लेने चला गया। वो रेडी होके आया और ऋचा के ऊपर ही लेट गया। ऋचा की नींद उससे टूटने लगी और उसकी आंखें खुल गई। ऋचा ने कस मसा के कहा, आम समर्थ क्या कर रहे हो, मैं दब के मर जाऊंगी यार। समर्थ ने ये सुन उसे गुदगुदी करना शुरू कर दिया तो ऋचा जोर जोर से हंसने लगी। समर्थ को ऋचा की हंसी सुन बहुत अच्छा लगा। वो फिर ऋचा को पलट के अपने ऊपर कर लिया और उसके नेक को पकड़ के अपने होठ उसके होठों पर रख दिया। समर्थ बहुत सॉफ्टली ऋचा को किस कर रहा था। वो हल्के हल्के ऋचा के कमर को सहला रहा था। इससे ऋचा हल्के हल्के मौन कर रही थी। इससे समर्थ और एक्साइटेड हो गया और वो धीरे धीरे समर्थ का हाथ ऋचा के सीने पर चलने लगा। ऋचा और आहें भर रही थी। समर्थ बहुत सॉफ्ट से उसे प्रेस कर रहा था। फिर समर्थ कुछ सोचकर अचानक रुक गया और अपना सर ऋचा के सर से गहरी सांस लेने लगा। ऋचा भी अपने सांसों को कंट्रोल कर रही थी। ऋचा अपना सर समर्थ के सीने में रख ली और गहरी गहरी सांस लेने लगी। समर्थ ने उसके सर को सहलाकर कहा, बेस्ट मॉर्निंग एवर जाना, मैं ऐसे ही हमेशा सुबह उठ के तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। ऋचा मुस्कुरा दी और वो समर्थ को टाइट हक कर लिया। फिर समर्थ ने ऋचा को उठा के उसके बालों को कान के पीछे करके कहा, जाना शावर ले लो, हमें हॉस्पिटल जाना है। ये कह समर्थ ने ऋचा को गोद में उठा लिया और वॉशरूम ले जाने लगा। वो ऋचा को बाथटब में बिठा दिया और गर्म पानी भरने लगा। फिर वो रूम में आके ऋचा के लिए कपड़े ली और फिर वॉशरूम चला गया। वो जाके ऋचा से कहा, जाना तुम नहा लो, मैं माँ को देख के आता हूँ। ये बोल समर्थ वहां से चला गया और ऋचा नहाने लगी। वो सोचने लगी, समर्थ कितना अच्छा है, उसकी और उसकी माँ की कितनी केयर करता है। ऋचा को अपने आप में ही दुख हुआ कि उसके वजह से समर्थ को कितना परेशान होना पड़ रहा है।
वो अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी थी, वो खुल के किसी को बोल भी नहीं पा रही थी। खैर उसने नहाना शुरू किया। समर्थ ऋचा के मोम के रूम में पहुंच गया। तब तक ऋचा की मोम तैयार हो गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक केयर टेकर थी, उनकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए। समर्थ ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और ऋचा की मोम ने भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश की। फिर समर्थ ऋचा की मोम के लेके नीचे आ गया और उन्हें लिविंग रूम में ही बिठा दिया और सर्वेंट को मां के लिए चाय लाने के लिए कहा। ऋचा की मोम ने कहा, बेटा मैं खुद कर लूंगी ना, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। समर्थ ने मुस्कुरा के कहा, मां अपने बेटे का तो हक है न मां का ख्याल रखना। आप बैठिए और चाय पीजिए, मैं ऋचा को देख के आता हूँ। ये बोल वो ऋचा के रूम में चला गया। ऋचा अब तक नहा के आ चुकी थी, वो ड्रेसिंग टेबल के पास ही बैठी थी। समर्थ वहां पहुंचा और ऋचा को देखने लगा। ऋचा की बाल गीले थे तो समर्थ ऋचा के पीछे खड़ा हो गया और उसके बाल को ड्रियर से सुखाने लगा। ऋचा को बहुत स्पेशल फील हो रही थी और धीरे धीरे करके समर्थ ऋचा के पूरे बाल सुखा दिया और फिर ऋचा हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होने लगी। ऋचा जब रेडी हुई तो समर्थ उसे लेके नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया और ऋचा के मां को भी ले आया। तीनों ने मिलकर नाश्ता करना शुरू किया। दूसरी तरफ तने की नींद खुली और वो उठ के बैठ गया। उसका दिल भारी हो रखा था। वो बेमन से उठ खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। फिर नहा धो के रूम में आया और हॉस्पिटल के लिए रेडी होने लगा। उसे इस अकेलेपन काटने को डोल रहा था। उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा और ऐसे ही हॉस्पिटल चला गया। वो खुद ही कार ड्राइव कर निकल गया और उसके असिस्टेंट को ऑफिस का काम देखने के लिए बोला। समर्थ और ऋचा नाश्ता करके हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कुछ देर बाद ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और ऋचा को एक वार्ड रूम में ले गया। तने भी तब तक पहुंच गया था। तने ऋचा के पास पहुंचा और ऋचा को देख के उसे थोड़ा अब अच्छा लगा। वो जाके ऋचा से फॉर्मली बात करनी शुरू की, पर ऋचा उसके बात ही सुन नहीं रही थी। फिर तने ने एक लंबी सांस लेके कहा, ऋचा जो भी मैंने किया वो तो मैं बदल नहीं सकता। क्या तुम मुझे वो बचपन का दोस्त ही समझ नहीं सकती? हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, तुम भूल गई? बाकी बातें भूल जाओ, बस ये याद रखो कि हम दोस्त हैं, ओके? ऋचा ये सुन तने को देखने लगी और फिर वो मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दी। तने इससे ही खुश हो गया कि अब ऋचा तो उससे दोस्त के हैसियत से ही सही बात तो करेगी। वो इतने में ही खुश हो गया। 52 ऋचा को दी गई केमोथेरेपी। अब आगे तने ऋचा के साथ बात करके वार्ड से निकल गया। वो सीधे अपने केबिन में पहुंचा और दरवाजा बंद करके अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसे आज ऋचा का उससे मुस्कुरा के बात करना याद आ रहा था। वो इतने में ही खुश हो गया। वो बोला, मुझे आज मेरी वो छोटी सी बचपन की ऋचा मिल गई। कोई नहीं, मैं इसमें ही खुश हो लूंगा। ये बोल वो टेबल पर गया और कुछ फाइल्स देखने लगा। कुछ देर बाद उसे ऋचा को केमोथेरेपी भी देनी थी। वही ऋचा के वार्ड में ऋचा समर्थ उदास होते हुए बोल रही थी, समर्थ प्लीज मुझे केमो नहीं लेना, बहुत दर्द होगा, प्लीज, मैं ये पिछले लाइफ में ले चुकी, मुझे पता है कितना दर्द होता है, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने ये सुन उसके बालों के ऊपर ही किस करके कहा, जाना तुम्हें तो ये लेना पड़ेगा ना, तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना है हमारे शादी के लिए। तुम नहीं चाहती क्या कि जल्द से जल्द हम दोनों एक हो जाए? ऋचा ये सुन हाँ में सर हिलाया और तभी वार्ड में तने आया और उसके हाथ में कुछ दवाएं और इंजेक्शन थे और 2 नर्स भी उसके साथ आए। तने ने वार्ड में जाके समर्थ से कहा, समर्थ ऋचा का प्रोसीजर शुरू करना था, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने हाँ में सर हिलाया और बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, ऋचा ने उसका हाथ पकड़ लिया, अपना सर ना में हिला दिया तो समर्थ ने तने की तरफ देखा तो उसने अपना सर हिला दिया। समर्थ रुक गया। उसके बाद तने इंजेक्शन में दवा भरना शुरू की और क्योंकि ऋचा को रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगना था तो इसलिए ऋचा डर से कांप रही थी। समर्थ ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और तने ने ऋचा के रीढ़ की हड्डी में धीरे से इंजेक्शन लगाना शुरू की। ऋचा को तेज दर्द हुआ और वो जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुन समर्थ और तने दोनों की आंखें नम हो गई। ऋचा की आंखों से झरझर आंसू निकलने लगी। कुछ देर बाद वो खत्म हुआ तो तने ने ऋचा के तरफ आके प्यार से पूछा, ज्यादा दर्द हुआ? उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने ना में सर हिला दिया और तने थोड़ी देर ऋचा को देख के जाने लगा और जाते जाते समर्थ को अपने केबिन में आने के लिए भी बोला। उसके जाने के बाद समर्थ ऋचा को आराम करने के लिए कहा और तने के केबिन में चला गया। समर्थ तने के केबिन में पहुंचा और डोर को नॉक किया। तने ने कम इन कहा तो समर्थ अंदर चला गया और तने ने सामने की चेयर पर बैठे की इशारा किया तो समर्थ वही बैठ गया। तने ने कहा, समर्थ किया तुम्हें डो न मिला? उद्धरण चिन्ह।
समर्थ ने कहा, एक दो तो मिल रहे हैं, लेकिन मैच नहीं हो रहा, मैं ढूंढ ही रहा हूँ। तने ने कहा, ठीक है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, और एक बात, ऋचा को जो आज केमोथेरेपी दी गई है, उसकी साइड इफेक्ट भी होंगे, हो सकता है वो टूट जाए, लेकिन तुम उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना समर्थ। क्योंकि उसे इस वक्त मेंटली सपोर्ट की सख्त जरूरत है, और उसके जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। ज्यादा वक्त नहीं है समर्थ, अगर मुझे कोई डोनर मिले तो मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। समर्थ ये सब सुन रहा था, उसने धीरे से कहा, तनय रायजादा अचानक ऐसा बदलाव कैसे? तुम तो ऐसे नहीं थे शायद। उद्धरण चिन्ह। तने ने दर्द भरी मुस्कुरा के कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि जबरदस्ती से किसी को पा नहीं सकते, किसी के फीलिंग, किसी का प्यार पा नहीं सकते। मैंने जो गलती की है उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। और वैसे भी ऋचा मुझ जैसे इंसान डिजर्व नहीं करती। मैं तो गंदा हो चुका हूँ, लेकिन तुम उसका हमेशा ख्याल रखना, मैं जो बन पड़े करूंगा। समर्थ ने कुछ नहीं कहा और फिर उसके केबिन से चला गया। समर्थ के जाने के बाद तने कुछ सोच कहा, सब जगह तो डोनर ढूंढ रहा हूं, पर मैं भी अपना बोन मैरो दे सकता हूं ना, अगर मैच हो जाए तो। ये सोच वो वहां से चला गया और अपना बोन मैरो ऋचा से मैच होता है या नहीं ये एग्जामिन करने चला गया। तने ने अपना बोन मैरो मैच करवाया और अपने केबिन में वापस आ गया, क्योंकि उसे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा था। इसके बारे में एक और डॉक्टर के सिवा किसी को पता ना चला। तने चुपके से करा के आ गया। तने आके अपने केबिन पर बने रूम में चला गया और बेड पर पेट के बल लेट गया। उसके आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, ऋचा मेरी जान, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, प्रे करता हूँ कि मैच हो जाए और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। पर देखो न क्या से क्या हो गया, अब मैं तुम्हें अपने बाहों में भी नहीं ले सकता, तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता। मैं और जीना नहीं चाहता, बस तुम ठीक हो जाओ जान, उसके बाद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तने ऐसे ही कब सो गया उसे भी पता नहीं चला। दूसरी तरफ ऋचा के वार्ड में ऋचा अभी भी दर्द में थी। समर्थ उसके सर को सहला रहा था। वो धीरे से उठा और ऋचा को गोद में उठा लिया और वार्ड से निकल गया। वो हॉस्पिटल से निकल के अपने कार के पास पहुंचा और नीरज ने कार का पीछे का दरवाजा खोल दिया। समर्थ ऋचा को लेके अंदर बैठ गया और ऋचा को अपने गोद में ही बिठा लिया। ऋचा ने अपना सर समर्थ के सीने में छुपा लिया और उसे टाइट हग कर लिया। ऋचा को अपने दर्द में भी सुकून मिल रहा था, समर्थ के बाहों में। समर्थ ने भी उसे अपने बाहों में कस के भर लिया और उसके गाल में किस कर दी। कुछ देर बाद समर्थ की कार उसके विला आके रुकी और समर्थ ऋचा को अपने बाहों में लेके विला के अंदर चला गया। 53 ऋचा के सारे बाल झड़ गए। अब आगे समर्थ ऋचा को अपने गोद में उठा के अंदर ले चला गया और सीधे उसके कमरे में ले पहुंचा। समर्थ ने ऋचा को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। ऋचा उसकी गोद में ही सो चुकी थी। फिर समर्थ ऋचा को एक किस की और कमरे के बाहर चला आया और ऋचा के पास एक नस भी छोड़ गया, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। समर्थ वहां से निकल के सीधा ऋचा के मोम के कमरे में पहुंचा, जो अपने रूम में ऐसे ही कुछ सिलाई बनाई का काम कर रही थी। ऋचा की मोम बोर हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसे ही कुछ बनना शुरू कर दिया। समर्थ जब कमरे में आया तो उसने मुस्कुरा के बोला, अब समझ में आया कि ऋचा को डिजाइनिंग का टैलेंट आया कहाँ से। अब उसकी मोम ही अगर इसके शौकीन है तो बेटी क्यों नहीं होगी। समर्थ की बात सुन मोम ने अपना सर ऊपर उठा के समर्थ को देखा और बोली, वो बेटा मैं बोर हो गई थी, इसलिए मैंने ये यूं ही कर रही थी। बताओ ना बेटा तुम कब आए, और ऋचा ठीक तो है ना। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने माँ के हाथ को पकड़ के कहा, ऋचा ठीक है माँ, वो उसे कैमो दी थी न, इसलिए थोड़ा दर्द है, अब वो सो रही है। आप चिंता न करो, अपना ध्यान रखिए, मैं हूँ उसके पास, और आपने खाना खा लिया ना। उद्धरण चिन्ह। ऋचा की मोम ने हाँ में सर हिलाया और समर्थ ने कहा, आप थोड़ा आराम कीजिए, ऋचा जब उठ जाएगी आप उससे मिल लीजिएगा। और समर्थ वहां से चला गया। 2 दिन यूं ही बीत गया। इन 2 दिनों में समर्थ ने ऋचा का बहुत ध्यान रखा, उसके पैर भी जमीन पर पड़ने नहीं देता था। ऋचा को तो चक्कर ही आ रहे थे, समर्थ को इतना चिंता में देख ऋचा बस अपना सर ना में हिला के ही रह गई। 2 दिन बाद ही तने का रिपोर्ट भी आने वाला था कि उसकी बोन मैरो ऋचा से मैच होती है या नहीं। 2 दिन बाद जब तने के हाथ में रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट पढ़ के बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसकी बोन मैरो ऋचा से मैच कर गई थी। तने अपने हाथ में रिपोर्ट लेके बैठा था और उसके आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। उसने मुस्कुरा के कहा, ऋचा मेरी जान, अब तुम ठीक हो जाओगी, देखो मेरा बोन मैरो मैच कर गया, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर वो खुद से ही कहा, अगर मुझे बोन मैरो डोनेट करना है तो
ये ऑपरेशन तो मैं कर नहीं पाऊंगा, अब मुझे डॉक्टर अवस्थी को ही बुलाना पड़ेगा। ये कह तनय ने डॉक्टर अवस्थी को कॉल लगा दी। दूसरी तरफ समर्थ आज ऑफिस गया हुआ था। ऋचा आज खुद ही नहा रही थी और कपड़े वैपडे पहनने के बाद अपने बालों को सुखाना चालू किया। फिर अपने बालों को कांगी से जब अपने बाल को संवरा तो कांगी में ही उसके कुछ बाल रूट से झराए, उस जगह पूरा खाली हो गया, पूरा स्कैल्प दिख रहा था। ऋचा ये देख घबरा गई, क्योंकि उसको अपने बालों से बहुत प्यार था। ऋचा ने इस जगह को टच करके देखा तो उसे इस जगह पर राउंड शेप में खाली सी स्कैल्प टच हुई। ऋचा ने फिर कांगी करी तो इस बार भी कुछ बाल कांगी के साथ आ गए। फिर ऋचा अपने कांपते हाथों से अपने बाल थोड़ा सा खिंचा कि कुछ बाल उसके हाथ में आ गए। ऋचा टूटकर अपने घुटनों के बल गिर पड़ी और रोते हुए अपने सारे बाल ऐसे ही कांगी करने लगी। उसे कुछ होश ही नहीं रहा कि वो क्या कर रही है। ऐसे करते करते ऋचा की सारे बाल झड़ गए। उसके सर पर अब एक भी बाल नहीं बचा। ऋचा ऐसे ही उठ खड़ी हुई और अपने आप को मिरर में देखने लगी। खुद को ऐसे देख वो चीखने चिल्लाने लगी, अपने मुंह को नोचने लगी। फिर अपने रूम को अंदर से लॉक कर लिया और पगलों की तरह बोलने लगी, मैं कहाँ छुप जाओ, कहाँ जाओ, मैं ऐसे नहीं निकल सकती, मैं कहाँ छुपूं। उद्धरण चिन्ह। ये बोल ऋचा पूरे रूम में छुपने के लिए जगह ढूंढने लगी। फिर उसे वार्डरोब नजर आया और ऋचा सारे कमरे के लाइट ऑफ करके वार्डरोब में खुद को बंद कर लिया। ऋचा कांप रही थी, उसे कुछ होश नहीं रहा। वो अपना मुंह घुटनों के बीच छुपा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो महसूस करने लगी जैसे अब वो सेफ है, उसे अब कोई नहीं देखेगा। समर्थ अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। उसने कब से ऋचा का कॉल ट्राई कर रहा था, पर ऋचा फोन नहीं उठा रही थी। उसने सोचा शायद माँ के साथ होगी। ये सोच वो फोन रख दिया और काम में बिजी हो गया। कुछ देर बाद समर्थ का फोन रिंग करने लगा। उसने सोचा ऋचा का होगा, पर वो मायूस हो गया क्योंकि ये ऋचा का नहीं तनय का कॉल था। फिर समर्थ ने कॉल पिक की और तभी तनय ने बिना समर्थ की बात सुने बोलने लगा, समर्थ ऋचा के लिए डोनर मिल गया है। अब हम 3 दिन बाद ही ऑपरेशन कर सकते हैं, इसलिए 2 दिन बाद ऋचा को लेके हॉस्पिटल आ जाना। कुछ टेस्ट और करनी होगी और अगले दिन ऑपरेशन हो जाएगा। ये बोल तने जल्दी से फोन कट कर दिया, क्योंकि वो जो भी हो समर्थ से नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका प्यार तो समर्थ के पास था न इसलिए। समर्थ ये न्यूज़ सुन बहुत खुश हुआ और थोड़ा हैरान भी हुआ कि उसने भी तो डोनर कहाँ नहीं ढूंढा, पर तने को मिल भी गई। फिर समर्थ ने ज्यादा न सोच नीरज को अपने केबिन में बुलाया और अपना काम करने लगा। समर्थ अभी बहुत खुश नजर आ रहा था, जैसे उसके दिल से बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। वो जल्द से जल्द ऋचा के पास जाना चाहता था। समर्थ ने फिर ऋचा को कॉल लगाई। इस बार भी ऋचा ने कॉल नहीं उठाए और थक हार के वो माँ को कॉल लगाए। जब माँ ने कॉल उठा ली तो समर्थ ऋचा के बारे में प्यूकने लगा। ऋचा के मोम ने बताया, ऋचा तो अभी तक बाहर आए ही नहीं, शायद वॉशरूम में होगी, रुको मैं जाके देखती हूँ। ये बोल ऋचा की मोम ऋचा के रूम के तरफ बढ़ गई। जब ऋचा की मोम रूम के बाहर पहुंची तो दरवाजा बंद था। उन्होंने धक्का देनी चाहिए तो मालूम हुआ कि दरवाजा अंदर से बंद है। उन्होंने आवाज लगाई और लगातार नॉक करी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऋचा की मोम को घबराहट होने लगी। उन्होंने सीधे समर्थ को कॉल लगाए और बोली कि ऋचा दरवाजा नहीं खोल रही, कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना। ये सुन समर्थ ने मोम को काम करते हुआ कहा, माँ पहले शांत हो जाइए और किसी को बोलिए उस कमरे की डुप्लीकेट चाबी मेरे रूम में है, लाने के लिए बोलिए और मैं आ रहा हूं, तब तक रूम को खोलने की कोशिश कीजिए। समर्थ ने जल्दी से कॉल कट कर दी और वहां से निकल गया। 54 समर्थ का ऋचा के लिए प्यार की हाद। अब आगे। समर्थ ऑफिस से जल्दी निकल गया और वो खुद ही कार ड्राइव कर विला के लिए चला गया। उधर विला में ऋचा के मोम के पास चाबी आए और वो दरवाजा खोलने लगी और थोड़ी देर बाद ही वो कमरे के अंदर गई और उन्होंने देखा कि पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। उन्होंने आवाज लगाई, ऋचा बच्चा कहाँ हो तुम? ऋचा, मम्मा आए हैं बेटा, और ये इतना अंधेरा क्यों करके रखा है तुमने? बच्चा कहाँ हो? उद्धरण चिन्ह। वो लगातार आवाज लगाती रही पर कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने जैसे तैसे करके लाइट ऑन करी और पूरे कमरे में ऋचा को ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर फ्लो पर पड़े ऋचा के बालों पर गई। ये देख उनकी आंखें बाहर आ गई। वो समझ ही नहीं पाए आखिर हुआ क्या। उन्हें पता नहीं था ये बात। वो अब घबराने लगी और पैनिक होते हुए ऋचा को ढूंढने लगी। वो वॉशरूम जाके देखी पर ऋचा नहीं मिली। अब वो और घबराने लगी। वो रोते हुए बोली, ऋचा मेरा बच्चा कहाँ चली गई तुम? देखो मम्मा के पास आ जाओ, मम्मा को डराओ मत।
उनकी आवाज ऋचा सुन रही थी। वो अपने मुंह में हाथ रख लिया और अपने रोने की आवाज को दबा लिया। वो रोने लगी। ऋचा ने मन में कहा, माँ मैं किसी के सामने नहीं जा सकती, आप लोग मुझे ऐसे नहीं देख पाओगे। मैं नहीं आऊंगी। ऋचा की मोम ने जल्दी से समर्थ को कॉल लगाए और बोली, समर्थ बेटा ऋचा कहीं मिल नहीं रही, प्लीज जल्दी आ जाओ, पता नहीं कहाँ चली गई वो। समर्थ ये सुन बेचैन हो गया, उसका दिल घबराने लगा। वो और फास्ट ड्राइव करने लगा। कुछ ही पलों में समर्थ विला पहुंच गया और डॉट हुए ऋचा के कमरे में पहुंचा। उसने ऋचा के मोम को रोते हुए देखा जो बेड पर बैठकर रो रही थी। समर्थ ने उनके पास जाके पूछा, माँ ऋचा कब से नहीं मिल रही? उद्धरण चिन्ह। ऋचा की मोम ने कुछ नहीं कहा, बस फ्लो पर देखने के लिए इशारा कर दिया। समर्थ ने जब वहां देखा तो उसका दिल धक सा रह गया। वो समझ गया क्या हुआ होगा। वो जल्दी से अपने आप को संभाल लिया और ऋचा को आवाज लगाई, जाना कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूँ, प्लीज सामने आओ, देखो ये नॉर्मल है ना, प्लीज आ जाओ जान। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। समर्थ जल्दी से बाहर गया और सबको, नौकर, सिक्योरिटी सबको पूछने लगा कि क्या उन्होंने ऋचा को बाहर जाते हुए देखा। सबने ना में सर हिला दिया। फिर समर्थ ने जाके पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज देखी, पर उसे पता चला कि ऋचा तो कमरे से बाहर आई ही नहीं। फिर वो सीधे ऋचा के रूम में पहुंचा और वो वार्डरोब के सामने जाके खड़ा हो गया। उसने अपने दिल के धड़कनों को काबू किया और धीरे से वार्डरोब खोल दिया। वो वार्डरोब के अंदर ऋचा को देख के उसकी जान में जान आए। लेकिन अंदर का नजारा देख के उसका दिल की धड़कन रुक सी गई थी, क्योंकि ऋचा अपने होश में थी ही नहीं, वो अपने ही धुन में रोते और बड़बड़ाए जा रही थी। समर्थ ने ऋचा को देख के हल्के से पुकारा, जान। समर्थ की आवाज सुन ऋचा समर्थ की तरफ देखने लगी और वो रोती हुई वार्डरोब के अंदर खुद को उसमें धकेलने लगी, जैसे वो वहीं पर गायब हो जाना चाहती हो। समर्थ ऋचा की ऐसी हालत देख नहीं सका और उसे बाहर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो ऋचा ने उसके हाथ को दूर धकेलते हुए कहा, समर्थ मैं नहीं आऊंगी, आप सबको मुझसे नफरत हो जाएगी, प्लीज चले जाइए यहाँ से। ऋचा की मोम भी ऋचा के सामने खड़ी हो गई और ऋचा को देख के अपने मुंह में हाथ रख लिया। क्यों ऋचा अब पूरी तरीके से गंजी हो गई थी, सर पर एक भी बाल नहीं बचा था। फिर खुद को शांत करके उन्होंने प्यार से ऋचा को बुलाया, पर ऋचा नहीं मानी। समर्थ उसकी हरकत देख रहा था और वो वहां से चला गया। ऋचा ये देख और रोने लगी और बोलने लगी, मुझे पता था समर्थ आप भी मुझे ऐसे पसंद नहीं करेंगे, सब मुझसे नफरत करते हैं, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। ऋचा बोल ही रही थी कि समर्थ वापस उसके सामने खड़ा हो गया और अब उसके हाथ में एक ट्रिमर था और समर्थ उससे अपने खुद के बाल को ट्रिम करने लगा। ये देख ऋचा को धक्का लगा और वो जल्दी से बाहर आ गई और समर्थ के हाथ को हटते हुए रोते हुए बोली, समर्थ आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज ये छोड़ दीजिए। पर समर्थ ने एक बात नहीं सुनी, उसने अपने बाल को कटना जारी रखा और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह से टकला हो गया। ये देख ऋचा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और घुटनों के बल बैठ के रोने लगी। ऋचा को ऐसे बैठे देख समर्थ भी उसके सामने ऐसे ही घुटनों के बल बैठ गया और ऋचा के आंसू पोंछ के कहा, अब तो हम दोनों सेम है न। उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने समर्थ को अपने गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। ऋचा की मोम को उन दोनों की प्यार को देख के आंसू निकल आए। पूरे घर के नौकर चाकर सबके आंखों में आंसू आ गए। ऋचा ने रोते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया समर्थ? उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने उसे टाइट हक करके कहा, मेरी जाना को मैं कैसे इस सिचुएशन में अकेला छोड़ सकता हूँ, अब हम दोनों सेम हैं न जान। ये कह उसने ऋचा के सर पर किस कर दी। ऋचा की मोम उन्हें अकेला छोड़ के वहां से चले गए और बाकी सबको भी जाने के लिए इशारा किया। सब चले गए। अब कमरे में सिर्फ समर्थ और ऋचा ही रह गए। समर्थ ने धीरे से ऋचा को अलग किया और उसके आंसू पोंछने लगा और ऋचा के फोरहेड पर किस कर दी। फिर दोनों की माथे को एक दूसरे से जोड़कर आंखें बंद कर ली। Chapter 55 नीरज कन्फेस हिज फीलिंग्स। अब आगे। समर्थ और ऋचा ऐसे ही खामोश बैठे रहे कुछ देर। समर्थ ने धीरे से ऋचा से अलग हुआ और ऋचा को देखने लगा। ऋचा अभी भी समर्थ को नहीं देख रही थी, वो देख ही नहीं पा रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा था। समर्थ ने ऋचा के फेस को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगा। ऋचा अब भी नहीं देख रही थी। समर्थ ने थोड़ा प्यार से कहा, जान मेरी आंखों में देखो। ऋचा ने नहीं देखा तो समर्थ ने उसका फेस और थोड़ा ऊपर उठाया, फिर बोला मेरी आंखों में देखो, पर ऋचा अब भी नहीं देखी। समर्थ ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोला, जान तुम क्यों नहीं देख रही? क्या तुम मुझे अब देखना नहीं चाहती? क्या मैं अब बुरा दिख रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह।
समर्थ की इमोशन भरी बात सुन ऋचा की आंखों से आंसू बह गए और वो अब समर्थ को देखने लगी और रोते हुए उसके सीने से लग गई और बोली, समर्थ आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको किसी भी रूप में प्यार करूंगी, प्लीज अगली बार से ऐसे बातें मत करिएगा। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने फिर ऋचा को अपने सामने कर कहा, अगर तुम मुझे किसी भी रूप में अपना सकती हो तो तुम ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ऐसे देख के तुमसे दूर हो जाऊंगा? तुम यही सोच रही थी ना? उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने अपना सर नीचे कर लिया और अपना निचला होठ दबाकर रोने लगी। समर्थ ने उसे ऐसा करते देख कहा, जैसे तुम मुझे किसी भी रूप में प्यार कर सकती हो तो मैं भी तो तुम्हें किसी भी रूप में प्यार करता हूं ना। और अब ये रोना बंद करो, देखो परसों तुम्हारी ऑपरेशन है और हमें कल हॉस्पिटल पर एडमिट होना पड़ेगा। डोना मिल गया है। ये बात सुन ऋचा ने समर्थ की तरफ देखी और उसकी होठों पर स्माइल आ गई। वो स्माइल करते हुए बोली, क्या सच में? मैं ठीक हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने हाँ में सर हिला दिया। तो ऋचा उसके सीने से जा लगी और समर्थ उसे टाइट हक कर लिया और फिर समर्थ ऋचा को गोद में उठाया और बेड पर ले गया और वहां बिठा दिया। समर्थ ऋचा को बेड पर बिठाकर उठने ही वाला था कि ऋचा ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने तरफ खींच ली, जिससे समर्थ ऋचा के ऊपर गिर गया और ऋचा को देखने लगा। ऋचा ने आगे बढ़कर समर्थ के होठों पर अपने होठ रख दिए। आज उसे अपने दिल में समर्थ के लिए और प्यार बढ़ गया। वो किस करके समर्थ को अपना प्यार जाता रही थी। समर्थ तो ऋचा इस एक्शन से सदमे में ही चला गया, क्योंकि आज पहली बार ऋचा खुद आगे बढ़कर किस कर रही थी। ऋचा के मन में ढेर सारे जज्बात उमड़ रहे थे। वो बहुत ही प्यार से समर्थ को किस कर रही थी। समर्थ भी अब किस में इन्वॉल्व हुआ और पासी उनते किस करने लगा। फिर कुछ देर किस के बाद समर्थ ऋचा को अपने बाहों में भर लिया और बोला, क्या हुआ, आज मेरी जान को बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। ऋचा ये सुन शर्मा गई और उसके सीने में अपना सर छुपा लिया। समर्थ ऋचा को अकी से लिटा के ठपकी देने लगा और कुछ देर बाद ऋचा सो गई। समर्थ उसे देखते रहा और ऋचा के फोरहेड पर किस कर दी और उसे देख बोला, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया जान कि मैं तुम्हें ऐसे ही अकेला छोड़ दूंगा? अब और नहीं, जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगी। ये बोल वो बालकनी में चला गया और तने को कॉल लगा दी। तने तो अभी तक सो ही रहा था, उसे दर्द भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा। वो नींद में ही अपनी फोन उठा लिया और हेलो बोला। समर्थ ने बोला, मिस्टर रायजादा आपको डोना कहाँ मिला? मतलब मैं भी तो ढूंढ ही रहा था, मुझे तो नहीं मिला, बट आप क्या बता सकते हैं वो कौन है? उद्धरण चिन्ह। समर्थ की आवाज सुन तने की नींद उड़ गई और उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई। फिर तने ने कहा, वो मिस्टर ओबरॉय, ये एक सीक्रेट है, डोना अपना आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाहते। तो बेहतर होगा कि आप कुछ न पूछे। समर्थ ने हैरान होकर कहा, पर वो अपनी पहचान क्यों नहीं बताना चाहते? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पर्सनली मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उन्हें किसी चीज की जरूरत तो होगी ना, शायद मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। तने ने अपना गला साफ करके कहा, वो एक्चुअली ऐसा नहीं चाहते और आपको अगर उन्हें थैंक यू ही बोलना है तो सिर्फ ऋचा का अकी से ख्याल रखिए, उन्हें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। ये बोल तने ने फोन कट कर दिया और बोला, और उन्हें जो चाहिए तुम वो कभी नहीं दोगे समर्थ। ये सोच तना उठ गया और वॉशरूम चला गया। उधर समर्थ अब तक अपने फोन को ही घूर रहा था। वो अपने आप से कहा, ऐसा कौन है जो अपना आइडेंटिटी छुपा रहा है? मैं पता लगा के ही रहूंगा। तने कुछ तो छुपा रहा है। ओबरॉय कॉर्पोरेशन में नीरज जिया के सामने खड़ा था और उसे घूर रहा था, क्योंकि जिया थोड़ी देर पहले अपने एक दोस्त के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी और वो लड़का भी जिया को मजाक में ही उसका हाथ पकड़ खड़ा था। नीरज जो समर्थ के केबिन में जा रहा था, जिया की हंसी सुन उसी जगह रुक गया और जिया को घूरने लगा और उन दोनों के हाथ को देख के उसे बहुत गुस्सा आया। नीरज उन दोनों के पास जाके धमकी में कहा, यहाँ काम करने आते हो या हंसने आते हो? उद्धरण चिन्ह। नीरज की आवाज सुन जिया और वो लड़का अचानक रुक गए और नीरज की तरफ देखने लगे। उस लड़के का तो डर से गला सूख गया, क्योंकि नीरज की आंखें ही थी कुछ ऐसी कि कोई भी देख के डर जाए। वो लड़का सॉरी कहते हुए वहां से भाग गया और नीरज जिया का हाथ पकड़ के लिफ्ट में ले गया और उसके हाथ को झटके से छोड़ दिया। जिया के कदम लड़खड़ा गए और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ये क्या हरकत है? उद्धरण चिन्ह। नीरज ने उसके तरफ कदम बढ़ा के दांत पीस के कहा, तुम क्या कर रही थी डैम इट? उद्धरण चिन्ह। जिया ने भी चीख के कहा, क्या कर रही थी मैं? बताओगे मुझे? उद्धरण चिन्ह। नीरज ने उसके बाह को कस के पकड़ के कहा, तुम किसी लड़के के साथ कैसे हंस हंस के हाथ पकड़ के बात कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। जिया ने भी आंखें दिखाने कहा, तुम्हें इससे क्या, मैं किसी से भी बात करूं और तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है? उद्धरण चिन्ह।
नीरज ने उसे देख चिल्लाए हुए कहा, फर्क पड़ता है क्योंकि आई लव यू डैम इट। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। क्यों मुझे जलाती हो? ये कहते वक्त नीरज की आंखों में आंसू आ गए। जिया तो अपनी जगह पर ही सुन रही, वो कुछ बोल नहीं रही थी। फिर धीरे से उसने नीरज को देखा तो नीरज की आंखों में आंसू देख उसे भी रोना आया और वो नीरज को अपने गले से लगा लिया। जिया ने रोते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात बोलने में इतना वक्त लगता है क्या? उद्धरण चिन्ह। जिया की बात सुन नीरज उसको देखने लगा तो जिया ने मुस्कुरा के कहा, आई ऑल्सो लव योर नीरज। नीरज ये सुन उसके दिल को राहत मिली और वो जिया को कस के गले लगा लिया। 56 तने का अकेलापन। अब आगे। नीरज और जिया एक दूसरे के गले लगे हुए थे, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और नीरज जिया का हाथ पकड़ के अपने केबिन में ले गया। वो अपने केबिन में घुस के सीधा दरवाजा लॉक किया और जिया को दरवाजे पर ही सट के खड़ा कर लिया और उसे देखने लगा। नीरज जिया को देख के पूछा, वैसे एक बात बताओ, ये चुड़ैल मेरे प्यार में कब पड़ी? उद्धरण चिन्ह। नीरज की बात सुन जिया को इतना गुस्सा आया कि वो अपना पैर नीरज के पैर में जोर से मारा और उसके कॉलर को पकड़ के दांत पीस के बोली, चुड़ैल किसको बोला तुमने? उद्धरण चिन्ह। नीरज तो अचानक के अटैक से डर ही गया था। वो अपना ठुक गटक के बोला, जिया ये क्या कर रही हो? ऐसे डराते हैं क्या? इसलिए मैं तुम्हें चुड़ैल बोलता हूँ, कह के नीरज जोर जोर से हंसने लगा। जिया को इतना गुस्सा आया कि वो आव देखा ना ताव सीधे नीरज के होठों पर अपने होठ रख के चुम लिया। नीरज की आंखें बड़ी हो गई। फिर वो मुस्कुराते हुए उसे किस बैक करने लगा। दूसरी तरफ समर्थ अपने रूम में जाके फ्रेश होकर ऋचा के पास आया और उसके बगल में ही लेट गया। ऋचा की आंखें थोड़ी देर बाद ही खुली और वो समर्थ को देख ले स्माइल करने लगी। वो समर्थ को हक कर लिया और समर्थ ने ऋचा को वॉशरूम लेके जाने लगा। वॉशरूम जाके समर्थ ऋचा को नीचे उतार दिया और उसके मुंह को ढुलवाने लगा, लेकिन ऋचा अपने आप को मिरर में देख के रो रही थी। समर्थ उसकी आंखों में आंसू देखा और उसकी आंसू पोंछ के ऋचा को रूम में लाया और ऋचा के हाथ में अपने फोन में एक वीडियो प्ले करके दे दी। ऋचा जब वो वीडियो देखी तो उसके आंखों में अब आंसू नहीं थे, क्योंकि उस वीडियो में एक लड़की दिखाई दे रही थी जो कैंसर से पीड़ित थी और उसके भी बाल झड़ गए थे, पर वो कॉन्फिडेंट थी और अपने चेहरे पर उदासी का कोई नामो निशान नहीं था। इस वीडियो में वो लड़की स्ट्रांग दिखाई दे रही थी। जब ऋचा ने वो वीडियो देखी तो वो अपने आप में शर्मिंदा हो गई और फिर अपने फेस पर एक स्माइल लाके समर्थ को देखने लगी। ऋचा समर्थ को हक कर लिया और थैंक यू बोली। समर्थ ने बिना कुछ कहे ही ऋचा को उसकी कॉन्फिडेंट लौटा दी। ऋचा अपने आप को बहुत लकी समझ रही थी। एक्चुअली हमारे पास भी ऐसा ही लाइफ पार्टनर होना चाहिए जो बिना कहे ही हमारी सारी परेशानी समझ जाए और हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे। समर्थ ने कहा, अब तो उदास नहीं रहोगी ना? देखो जितना खुश रहोगी उतने जल्दी ठीक हो जाओगी और अब से मैं तुम्हारे फेस में ये उदासी नहीं देखना चाहता। ऋचा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं अब उदास नहीं रहूंगी समर्थ, एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। समर्थ ने ऋचा के सर को सहलाया और ऋचा के नीचे ले गया। वहां ऋचा की मोम पहले से ही मौजूद थी। ऋचा को समर्थ मोम के पास ही बिठाया और वो भी वही बैठ गया। ऋचा की मोम ऋचा को देख के उनको तकलीफ हो रही थी, पर समर्थ उन्हें पहले ही बता दिया था कि ऋचा के सामने उस बारे में कोई बात नहीं करेगी क्योंकि ऋचा को बुरा लग सकता है। ऋचा मुस्कुराते हुए अपने मोम से पूछी, माँ आपने खाना खा लिया? उद्धरण चिन्ह। ऋचा की मोम ने नाम में सर हिलाया और बोली, अभी तो नहीं पर अब खा लूंगी, चलो साथ में खाते हैं। ऐसा बोल के तीनों डाइनिंग एरिया में चले गए और खाना खाने लगे। दूसरी तरफ तने हॉस्पिटल से ऑफिस गया हुआ था और अपने पेंडिंग काम देख रहा था। आज ही उसने 2 दिन के काम कर लिए थे क्योंकि इन 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहने वाला था। कुछ देर बाद काम खत्म करने के बाद वो ग्लास विंडो के पास गया और किसी को कॉल लगा दी। उस तरफ से कॉल पिक हुई तो तने ने कहा, डॉक्टर आप कब तक पहुंचेंगे? क्योंकि परसों ही ऑपरेशन करना है। तो उस तरफ से कहा कि कल रात तक पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर तने थैंक यू कहते हुए फोन कट कर दिया और तने अपनी आंखें बंद करके ऋचा को याद करने लगा। वो बोला, मेरी जान रिचू, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं ना, पर अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं भी नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम फिर से जियोगी, मैं तुम्हें दूर से देख के ही खुश हो लूंगा। यही मेरी सजा है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वो मेरे साथ भी होना चाहिए ना। जैसे तुम मेरे लिए टपी थी, मैं भी टरपूंगा। पर ऋचा बहुत दर्द होता है यार, मैं कैसे रहूं? उद्धरण चिन्ह। ये बोल तने रो पड़ा, वो टूट सा गया था। फिर अपने आंसू पोंछ वो फिर चेयर पर आके बैठ गया और अपने काम में ध्यान देने लगा।
ऐसे ही रात हो गई और तने आज वही ऑफिस में ही रुक गया। वो इन दिनों ना खा पी रहा था, ना आकी से सो रहा था। उसे घर से भी फोन आ रहा था पर कॉल नहीं उठता था। उसने जो प्रॉमिस किया था कि ऋचा को उनकी बहू बनाएगा, इस वजह से वो अपने पेरेंट्स को फेस करना नहीं चाहता था। क्योंकि वो उनके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता था कि जब उन्हें पता चलेगा कि ऋचा हमेशा के लिए उससे दूर जा चुकी है। इसलिए तने अपने पेरेंट्स के फोन कॉल इग्नोर कर रहा था। उसकी जिंदगी जैसे खाली सी हो गई। तने चाहकर भी अब कुछ ठीक नहीं कर सकता था। तने बिना खाए ही कपड़े चेंज करके बेड पर लेट गया और ऋचा के फोटो को हग करके सोने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ ऋचा भी अपने माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपने कमरे में गई और बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद समर्थ भी उसके रूम में आया और ऋचा को उसके कमर से पकड़ के अपने पास खींच लिया। ऋचा उसके सीने से जा लगी। समर्थ अपने सर को ऋचा के नेक में डाल ली और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हग करके सो गए। दूसरी तरफ जिया अपने घर में अपने रूम में मुस्कुराते हुए बेड पर लेटी थी और आज के बारे में सोच सोच कर शर्माई जा रही थी। ऐसे ही उसे भी नींद आ गई और सो गई। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।